Good morning, students. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss plant physiology पार्ट 2। फोटोसिंथेसिस हम कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस का हम पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने पढ़ लिया था, हमने PS2 PS1 तक हमने फोटो सिस्टम LHC सिस्टम पढ़ा था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और आगे केल्विन साइकिल और क्रेन्स एनाटॉमी, और हमारा पूरा चैप्टर आज हम फिनिश करेंगे फोटोसिंथेसिस। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, I have request to please subscribe my channel and like my channel and share also. If you have any doubt, then please write in the comment box. Your subscription, your one subscribe is give me the motivation to teach and make more videos. So I hope you like my videos and I hope you are enjoying the sessions also. So please like, share and subscribe my channel. ओके, चलिए बात करते हैं। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। ठीक है, दो तरह का फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है बच्चों, PS2 और PS2 दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, PS2 और PS1। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ATP और NADPH का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस ATP एंड NADPH। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन की बात हो रही है। ठीक है, NADPH और इलेक्ट्रॉन जो का फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, वाटर थ्रू बोथ फोटो सिस्टम टू NADP। NADP प्लस बनता है, ध्यान है आपको, हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट और टू किया था, इफ यू रिमेम्बर दैट। देखिए PS2 जो 680 nm पे गया था और PS1 700 nm पे गया था, राइट। तो चलिए बात करते हैं फोस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में क्या होता है, दोनों PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व रहते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू। ठीक है, जबकि साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में क्या होता है बच्चों, PS1 ही इन्वॉल्व होता है, एक PS1 इन्वॉल्व होगा, इसमें सिर्फ एक ATP का प्रोडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करता है फॉर ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस। चलिए बात करते हैं, अब हम बात करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ PS1 का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए लाइट आई, P700 जो क्या है, वो PS1 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। P700 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PS1 को। क्लियर है, PS1 को इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया और फोटो सिस्टम 1 ने इसको एक्सेप्ट किया है, PS1 ने। ठीक है ना, और क्या हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हुआ और ATP की सिंथेसिस हुई है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं हम कीमो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। चलिए, कीमो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है किसमें, थाइलेकोइड ल्यूमन में। इसकी वजह से वाटर जब स्प्लिटिंग होता है, H2O जब ब्रेक डाउन होता है, किसमें होता है बच्चों, H+ H2 और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि प्रोटॉन का क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। कहाँ पे होता है बच्चों, थाइलेकोइड ल्यूमन में होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, वाटर के स्प्लिटिंग की वजह से और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से, इसलिए इसको कीमोस्मेटिक हाइपोथेसिस बोला जाता है। आगे देखते हैं क्या है। प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। अक्रॉस यानी कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो जाता है, यानी कि जैसे ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है और यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मेशन होती है। ATP सिंथेस क्या होती है, एक्टिव होती है, यानी कि ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ये क्या करते हैं, ATP सिंथेस एंजाइम को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं।
और फिर इसी एटीपी सिंथेसिस एंजाइम की वजह से क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन होगी, एटीपी सिंथेसिस होगी। एटीपी प्रोड्यूस होता है किससे, प्रोटॉन के ग्रेडियंट से, और एटीपी सिंथेसिस बैक टू स्ट्रोमा, और वापस से वो क्या आ जाती है, स्ट्रोमा में आ जाती है। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट है कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में देखें तो प्रोटॉन का सबसे पहले एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्यों होता है, वाटर का स्प्लिट होता है, यानी कि वो H+ और ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और थाइलाकोइड ल्यूमन जो है वहां पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, एटीपी सिंथेस जो एंजाइम है वो एक्टिव होगा, और ये क्या करेगा, ये एक्टिव होके एटीपी की सिंथेसिस करेगा, और जिससे कि क्या, वो एटीपी सिंथेसिस वापस स्ट्रोमा में आता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हियर यू कैन सी द डायग्राम। देखिए ये है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रोमा है बाहर की तरफ, ये बाहर जो क्या है, ये बच्चों स्ट्रोमा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। स्ट्रोमा है, यहाँ पे क्या हुआ, H+ का ग्रेडियंट हो गया, H+ ग्रेडियंट हुआ। ठीक है, लो ग्रेडियंट है लेकिन H+ है। यहाँ पे लाइट आई, PS2 में गई, यहाँ पे वाटर का स्प्लिट हुआ तो H+ और ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो H+ है ये क्या है, इन्वॉल्व हुआ, और इसने क्या किया, H+ ये ग्रेडियंट को पैदा, सॉरी ग्रेडियंट फॉर्मुलेट कर रहा है, जिससे क्या हुआ, एडीपी चेंज हो रहा है किसमें, एटीपी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिर ये क्या बना, साइटोक्रोम, वही सिस्टम चला, प्लास्टोक्विनोन, हमने PS2 में पढ़ा, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से क्या हुआ, प्लास्टोसाइनिन, और फिर ये PS1 में गया, PS1 से क्या बना, NADP+ कन्वर्ट हो गया NADPH में। ठीक है, NADPH में कन्वर्ट हुआ, और ये ल्यूमन है जो हाई H+ ग्रेडियंट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे लो हुआ, और स्ट्रोमा में फिर से वही प्रोसेस चालू हो गई। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। चलिए, हियर इज द एग्जैक्ट साइट ऑफ कीमोओस्मोसिस इन फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे क्या है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो लाइट रिएक्शन, थाइलाकोइड ल्यूमन है, जहाँ पे H+ ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हुआ, एटीपी सिंथेसिस हुआ, कहाँ पे, स्ट्रोमा की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं केल्विन साइकिल की। क्या होती है केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में सबसे पहले होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, किसके थ्रू, रूबिस्को एंजाइम की वजह से। रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, कार्बन CO2 का फिक्सेशन करता है, फिर क्या होता है, रिडक्शन होता है। पहले क्या हुआ, CO2 का फिक्सेशन हुआ, फिर रिडक्शन हुआ, यानी कि फिर क्या हुआ, कार्बन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और एटीपी और NADH में रिड्यूस फॉर्मिंग हुई। रीजनरेट का क्या हुआ, रूबिस्को जो है RUBP इज जनरेटेड टू कंटिन्यू द साइकिल। चलिए हम बात करते हैं साइकिल की। चलिए बात करते हैं केल्विन साइकिल के बारे में। तो कौन कौन सी स्टेजेस होती है केल्विन साइकिल में, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम इसको याद करने का तरीका हम देख सकते हैं, इसको CRRS, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से देख लेते हैं। CR मतलब कॉर्पोरेट, R फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और S फॉर हम कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज कर दीजिए इसको, तो इससे याद हो जाएगा। ठीक है ना। कार्बोक्सिलेशन के बारे में बात करें तो जब रूबिस्को एंजाइम क्या होता है, CO2 के साथ अटैच्ड होता है तो वो बनाता है राइबुलोज 1,1,5 बाइफॉस्फेट, RUBP बोलते हैं जिसको, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, और जो क्या बनाता है 3PGA, यानी कि फोस्फोग्लिसरेट बनाता है। ये क्या करेगा, 3PGA बनाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है इसी PGA का, इसी फोस्फोग्लिसरेट ग्लिसरल्डिहाइड का, सॉरी ग्लिसरेट का, ये रिड्यूस होके किस में बन जाएगा, G3P में। ये रिड्यूस हो जाएगा और क्या बनाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यूजिंग ATP एंड NADPH। ये ATP और NADPH का यूज करेगा, NADPH। ठीक है,
फिर क्या होगा, रीजनरेशन, यानी कि क्या होगा, G3P जो है वो क्या करेगा, यूज टू रीजनरेट RUBP, यानी कि रुबिस्को क्या, सॉरी, राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। ठीक है, G3P चेंज हो जाएगा किसमें, फिर से रीजनरेट हो जाएगा, यानी कि किसमें, RUBP में, यानी कि राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। ठीक है, और फिर क्या होगा, शुगर का सिंथेसिस, और ये क्या करेंगे, शुगर का सिंथेसिस, यानी कि G3P क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा ग्लूकोज का। G3P किसका सिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज का। ठीक है बच्चों, एंड किसका, कार्बोक्सिलेट, कार्बोहाइड्रेट्स का। क्लियर। और ये क्या बना लेगा, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये है केल्विन साइकिल, जहां पे कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है, और फिर रीजनरेशन होता है। यानी कि पहले क्या बनेगा, राइबुलोज 1,5 फास्फेट जो बनेगा, बाइफॉस्फेट जो बनेगा, वो रीजनरेट होके फिर से वही बन जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाता है 3PGA में, PGA G3P चेंज हो जाता है, G3P से RUBP बन जाता है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए, फर्स्ट क्या था हमारा, राइबुलोज 1 बाई फॉस्फेट जो है, ठीक है, RUBP क्या है, राइबुलोज 1 बाई, इसका क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ। कार्बोक्सिलेशन में CO2 और एटमॉस्फेरिक CO2 और H2 जब रिएक्ट करके कार्बोक्सिलेशन हुआ, जिसमें क्या बना, TPGA। ठीक है बच्चों, TPGA से क्या बना, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन में क्या हुआ, ATP और NADPH कन्वर्ट हो गया ADP और NADP, ये NADP प्लस में, और ये क्या बना लिया, ट्रायोस फोस्फोराइड फोस्फेट, यानी कि सुक्रोज और स्टार्च के फॉर्मेशन, यानी कि ग्लूकोज और क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बना, रीजनरेट होके ADP में, ATP ADP में चेंज हो गया, और फिर से RUBP का रीजनरेशन हो गया। तो ठीक है, यही एक प्रोसेस है, बहुत ही इजी है, यानी कि केल्विन साइकिल हमारा इसी तरह से कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलिए, ये एक हायर फॉर्म है केल्विन साइकिल का, जिसे आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो ये देखिए, हम फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, RUBP किसमें चेंज हुआ, 3PGA में। कुछ एंजाइम्स होते हैं, देखो, CO2 का और H2O का कार्बोक्सिलेशन हुआ, ATP किसमें कन्वर्ट हुआ, ADP में, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम आया, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम आया, जहाँ पे 13BPG बना। ठीक है, यानी कि क्या, 13BPG, और यहाँ पे क्या हुआ, NADPH किसमें कन्वर्ट हो गया, NADP प्लस में और P में, फॉस्फेट में, और ये बना 3PGA, G3P में कन्वर्ट हुआ, और ये किस में बना, फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फिर जाइलोज 5 फॉस्फेट, और ये जाइलोज 5 फॉस्फेट किसमें चेंज हो गया, राइबुलोज 5 फॉस्फेट में, और फिर क्या बना, RUBP। ये एक हायर फॉर्म है, जो आप आगे अपनी स्टडी में, ये पूरा मतलब केल्विन साइकिल का पूरा प्रोसेस है कि कैसे केल्विन साइकिल, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, कैसे G3P चेंज होता है R5 में, R5P में, यानी कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं उसके बारे में है। तो ये G3P चेंज हुआ DHAP में। ठीक है, और ये किसमें बना, SDP में और STP में, S7P में। तो ये आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं केल्विन साइकिल के इनपुट्स और आउटपुट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए, 6 CO2 चेंज हुआ 1 ग्लूकोज में, 18 ATP 18 ADP में कन्वर्ट हुआ, आउटपुट जो मिला, इनपुट है ये, ठीक है ना, ये यूज हुए हैं, 12 NADPH चेंज हुआ 12 NADP प्लस में। ठीक है, ये केल्विन साइकिल में प्रोड्यूस हुआ 1 molecule of glucose, 6 turns of the cycles are required to fix through carbon for 1 glucose molecule। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 साइकिल चले हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितनी साइकिल चली है, 6 साइकिल। ठीक है,
टू फॉर्म 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 6 साइकिल। तभी तो 6 CO2 काम में आया है। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं अब हम। ये है लाइट रिएक्शन और ये है केल्विन साइकिल। डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में देखते हैं। वाटर का स्प्लिट हुआ लाइट के रिएक्शन में, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 से, और ऑक्सीजन रिलीज हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ, यहाँ पे NADP प्लस और ADP यूज हुआ। NADP प्लस और ADP यूज हुआ और ऑक्सीजन का जनरेशन हुआ। ठीक है, और ये किस में चेंज हुआ, ATP और NADPH जनरेट हुई फोटोसिस्टम 1 में। आपको याद होगा हमने किया था फोटोसिस्टम 1 में ATP और NADPH का जनरेशन होता है। और यही केल्विन साइकिल में CO2 यूज हुआ जो 3 PGA में चेंज हुआ, फिर क्या बना G3P जो कि सुक्रोज और स्टार्च में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड्स बने। ठीक है, और ये सुक्रोज क्या था, एक्सपोर्ट हो जाता है और ये फिर से रीजनरेट होके RUBP बना और ये RUBP से NADP प्लस, तो इस तरह से साइकिल चलता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं C3 और C4 फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। C3 में फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन PG बनता है, फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरेट सॉरी, अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स, ज्यादातर प्लांट्स में होता है। सिंगल कार्बन फिक्सेशन स्टेप होता है, लेस एफिशिएंट होता है हॉट में और ड्राई कंडीशन। लेस एफिशिएंट यानी कि कम एफिशिएंट है कहाँ, ड्राई कंडीशन में और हॉट कंडीशन। C4 प्लांट जो होते हैं उनमें फर्स्ट 4 कार्बन ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बनता है। ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि 4 कार्बन का है। अकर्स इन ट्रॉपिकल प्लांट्स, 2 कार्बन फिक्सेशन स्टेप है, जबकि C3 में सिंगल कार्बन फिक्सेशन स्टेप होता है। मोर एफिशिएंट होता है हॉट में और ड्राई कंडीशन में। ठीक है, C4 पाथवे की हम बात करें, C4 पाथ में आप समझ में आ गया ड्राई कंडीशन में यानी कि हॉट में और ड्राई कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं ये प्लांट्स। इनिशियल फिक्सेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पायरुवेट इनोल फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो है वो मेसोफिल सेल में होती है जो कि क्या बनाती है, ऑक्जेलिक एसिटेट OA। ठीक है, कन्वर्जेशन ऑफ टू मैलेट, फिर क्या होता है ऑक्जेलिक, देखिए CO2 जो मिली है हमें, ठीक है, C3 साइकिल से, ठीक है, फोस्फोइनोल फॉस्फेट जो है CO2 का यूज होके यहाँ पे क्या बना, मेसोफिल सेल की बात हो रही है बच्चों, ऑक्जेलिक एसिटेट में चेंज हुआ। ये ऑक्जेलिक एसिटेट किस में चेंज हुआ, मैलेट और एस्पार्टेट में, मैलेट और एस्पार्टेट। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जो मैलेट है ये यहां तक तो आ गया, इसमें मेसोफिल सेल में, ये है मेसोफिल सेल। ठीक है, अब आगे का जो प्रोसेस होगा ना वो किस में होगा, वो होगा बंडल शीट में। अब ये जो प्रोसेस है ये किस में हो रहा है, ये बंडल शीट में हो रहा है। ठीक है, बंडल शीट में हो रहा है तो बंडल शीट में जो मैलेट और एस्पार्टेट का क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, और इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 निकल गई और क्या बन गया, क्या बना, CO2 enters the Calvin cycle in bundle sheet cell, CO2 is released in bundle sheet। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये CO2 फिर से एंटर कर गई किसमें, बंडल शीट सेल में। क्लियर है, चलिए इसी को क्रेन्स एनाटोमी प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्रेन्स एनाटोमी पाई जाती है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। डेफिनेशन क्या है, लीफ की एनाटोमी फाउंड इन C4 प्लांट। बंडल शीट सेल्स होती है, थिक वॉल सेल्स होती है, सराउंडिंग वेस्कुलर बंडल्स कंटेन मैनी क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल्स होती है, अरेंज रेडियली अराउंड बंडल शीट सेल्स। फंक्शन क्या होता है, सेपरेट करता है इनिशियल CO2 फिक्सेशन को किससे, कार्बन साइकिल से, और इंक्रीज कर देता है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को। क्लियर, फोटो रेस्पिरेशन की बात करें हम, तो फोटो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें रूबिस को जो है फिक्सेस ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग नो ATP और शुगर। कोई ATP और शुगर नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, फिक्सेशन होता है।
कंडीशन क्या होती है? अकर्स इन हायर ऑक्सीजन लो CO2 एनवायरनमेंट स्पेशली इन हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। इफेक्ट क्या होता है? रिड्यूस फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इन C3 प्लांट। C4 प्लांट का एडवांटेज क्या है कि ये मिनिमाइज कर देते हैं फोटो रेस्पिरेशन बाय concentrating CO2 अराउंड रूबिस्को। देखिए, हियर यू कैन सी द C4 साइकिल। एटमोस्फेयर CO2 ली, ठीक है, उसका फिक्सेशन हुआ C3 एसिड, इसका ट्रांसपोर्ट हुआ किसका? मेलेट का, ठीक है, मेलेट का हुआ, मेलेट और एस्पार्टेट एज वी हैव डिस्कस्ड, एस्पार्टेट, ठीक है। फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 में कन्वर्ट हुआ और फिर से क्या बना? किससे शुरुआत की थी हमने? ये देखिए, फोस्फोइनोल पायरुवेट से, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड से, ठीक है। फिर क्या बना? फोस्फोइनोल पायरुवेट, ये इसमें ट्रांसफर हुआ और फिर से वही साइकिल चली। दीज आर द प्लाज्मोडेस्माटा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलिए बात करते हैं C3 और C4 प्लांट में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। C3 प्लांट में मेसोफिल और C4 प्लांट में बंडल शीट होता है, ठीक है। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स, मेसोफिल सेल और इसमें भी मेसोफिल सेल। हाउ मेनी सेल टाइप्स, हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2? 1 और इसमें C4 में 2, ठीक है। विच इज द, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? RUBP और इसमें फोस्फोइनोल पायरुवेट। क्लियर है? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो C3 और C4 प्लांट्स में है। हियर यू कैन सी ऑल्सो C3 and C4 प्लांट में प्लांट्स शोइंग C3 पाथवे डू नॉट पोसेस क्रेंच एनाटोमी। C3 प्लांट्स में नहीं होती है वो, जबकि C4 प्लांट्स में होती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इस पाथवे में कॉम्पनसेशन पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, जबकि इसमें कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो C3 पाथवे में 10 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें कितना होता है? 30 to 45%। RUBP acts in as a primary acceptor of CO2. There are two acceptor of CO2 in C4 pathway. ठीक है, it involves only Kelvin cycle. It involves two pathways, that is Hatch and Slack और Kelvin cycle भी जिसको बोलते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो कम होगी, जबकि C4 पाथवे में हायर होती है, ठीक है। फिक्सेशन जो होता है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिक्वायर होता है, 3 ATP और 2 NADPH बनते हैं, जबकि यहाँ पे 3 ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्सेशन के लिए। फैक्टर्स है कुछ अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को? लाइट, लाइट की इंटेंसिटी और क्वालिटी जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट को क्या करेगी? अफेक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CO2 की कंसंट्रेट क्या होती है? इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ कार्बन फिक्सेशन। टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी एंड ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा? एंजाइम का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट करती है स्टोमेटल ओपनिंग के लिए और ओवरऑल प्लांट की फंक्शन के लिए, यानी कि ट्रांसपीरेशन, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लाइट को कैसे अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस में, ये देख लीजिए क्या होता है। दिस ग्राफ शोज द लाइट इंटेंसिटी ऑफ फोटोसिंथेटिक रेट, ठीक है। देयर इज अबाउट रिलेशनशिप as light intensity increase other factors become limiting and the rate plateau। ये देखिए, ये है टेम्परेचर, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो रही है? उसी के साथ बढ़ रही है, लेकिन एक लेवल पे आके वो कांस्टेंट हो जाती है। ये देखिए, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक पहले वो इंक्रीज होती है, लेकिन एक जो ऑप्टिमल टेम्परेचर आता है, ऑप्टिमल लाइट की इंटेंसिटी रहेगी, उसके बाद में वो आके कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए CO2 की कंसंट्रेशन इफेक्ट के बारे में बात करें। CO2 कंसंट्रेशन इफेक्ट कैसे करता है C3 और C4 प्लांट में? तो to increase photosynthetic rate with higher CO2 concentration up to about 450
माइक्रोलीटर और लीटर। C4 प्लांट में रीच सबस्ट्रेट एट लोअर CO2 concentration around 360 microliter. एग्रीकल्चर एप्लीकेशन की बात करें तो CO2 enrichment in greenhouse can increase yields for C3 crops like tomatoes and bell peppers. टेम्परेचर इफेक्ट की बात करें, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देती है, रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी और कैलोरीन साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है। ऑप्टिमल रेंज की बात करें, मोस्ट प्लांट्स हैव एन ऑप्टिमल रेंज ऑफ फोटोसिंथेसिस। C3 और C4 प्लांट में C4 प्लांट जो होते हैं जनरली हैव हायर टेम्परेचर ऑप्शन देन C3 प्लांट्स। अडेप्टेशन की बात करें, प्लांट्स अडेप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर इफेक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाटर कैसे इफेक्ट करता है, स्टोमेटल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। वाटर स्ट्रेस कॉजेज स्टोमेटा इनक्लोज रिड्यूसिंग CO2 अपटेक। लीफ विल्टिंग में जैसे कि सीवियर वाटर स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, लीफ विल्टिंग कर देता है, यानी कि रिड्यूसिंग द फोटोसिंथेटिक सरफेस एरिया, यानी कि वो फोटोसिंथेटिक एरिया को कम कर देता है, रेट को कम कर देता है। आपने देखा होगा लीफ क्या हो जाती है, विल्ट हो जाती है, यानी कि वो झड़ जाती है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक इफेक्ट की बात करें तो वाटर का जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस कर देता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्लांट में। C4 एडवांटेज में, C4 प्लांट्स में ये एडवांटेज होता है, C4 प्लांट में क्या करते हैं, मोर वाटर एफिशिएंट देन C3 प्लांट। हियर यू कैन सी द डायग्राम, जहां पे क्या होता है, इफेक्ट ऑफ द ड्रॉट स्ट्रेस। क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो ड्रॉट स्ट्रेस में क्या होगा, रॉस की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल ट्रेट्स कम हो जाएंगे, CO2 का इंटेक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रॉस की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ATP की सिंथेसिस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, और CO2 का इंटेक कम होगा तो फोटो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस, अदर ट्रेड्स, इकोनॉमिक ईल्ड। अगर ड्रॉट सेट का रेस्पॉन्स क्या आएगा, तो स्टोमेटल क्लोजर क्यूटिकल थिकनेस हो जाएगा, स्टोमेटल क्या हो जाएंगे, क्लोजर हो जाएंगे, क्यूटिकल की थिकनेस बढ़ जाएगी, एनहेंस कर देगी फाइटो हार्मोन्स को, रूट की लेंथ और डेंसिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। एसओडी, कैट, EPX और ये ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो इफेक्ट करेंगे, सेल्स क्या होगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, शुगर, अमाइनो एसिड, इनऑर्गेनिक आयंस, एल्केलॉइड्स फॉर ऑस्मेटिक एडजस्टमेंट हो जाएंगे, और ये क्या करेगी, ये एनहेंस करेगी फोटोसिंथेसिस को ड्रॉट टॉलरेंस में और इकोनॉमी। देखिए प्लांट के पास खुद ही अपनी पावर होती है, प्लांट अपनी रक्षा खुद करता है, कितना भी उसको स्ट्रेस हो। हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग ह्यूमंस होके भी क्या कर लेते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेस को क्या होता है, बियर नहीं कर पाते, लेकिन प्लांट अपना स्ट्रेस खुद ही बियर करके उसका सॉल्यूशन भी खुद ही निकाल, ठीक है ना। तो प्लांट ने नेचर ने प्लांट को ये चीजें दे रखी है, स्ट्रेस को कैसे डील करना है, ठीक है। चलिए कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ब्लैकमैन्स लॉ, द रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द फैक्टर ऑफ शॉर्टेस्ट सप्लाई। ये है, यानी कि क्या है, रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द फैक्टर ऑफ शॉर्टेस्ट सप्लाई। दूसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस के एप्लीकेशन, फोटोसिंथेसिस इज डिटरमाइंड बाय द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर। इंटरैक्टिंग फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स आर कैन इंटरैक्ट टू अफेक्ट फोटोसिंथेटिक रेट। इंपॉर्टेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग लिमिटिंग फैक्टर्स इज क्रूशियल ऑप्टिमाइजिंग प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 12 का, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम अपने अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी, वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज योर वन सब्सक्राइब मेक्स मी मोटिवेटेड, so प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। चलिए बात करते हैं चैप्टर 12 की रेस्पिरेशन, एक ओवरव्यू लेंगे, हम डिस्कस बाद में करेंगे। हम इसके बारे में, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, सिट्रिक एसिड साइकिल, ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ATP सिंथेसिस और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं रेस्पिरेशन में, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा चैप्टर, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। चलिए
हमने केल्विन के कंट्रीब्यूशन के बारे में देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी कैसे दी, कार्बन का असाइमिलेशन पाथवे देखा, ऑनगोइंग इम्पैक्ट देखे, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स हमने देखा जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा, अर्ली एक्सपेरिमेंट, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, पिगमेंट्स कैसे इन्वॉल्व होता है, लाइट रिएक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एटीपी और एनएडीपीएच का कैसे यूज होता है, C4 पाथवे के बारे में पढ़ा, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फोटो रेस्पिरेशन, और हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के रेस्पिरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे क्या पैरेलल चलेंगे तो प्लांट का और ह्यूमन का दोनों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पैरेलली दोनों वीडियोस मैं पैरेलल में बनाऊंगा। इफ यू लाइक माय आइडिया देन प्लीज सब्सक्राइब एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।